हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इसमें मैं आज 2020 की इकोनॉमिक्स की प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आ रहा हूं, जो कि 2020 में यूपीएससी में पूछे गए इकोनॉमिक्स की है। और इस वीडियो में मैं क्या करूंगी, इकोनॉमिक्स से 2020 में 21 क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें क्या है 11 क्वेश्चन बताऊंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर 10 क्वेश्चन करेंगे। अगर यदि क्योंकि 21 का पूरा करेंगे तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा। और अगर यदि आप लोगों को अगर लंबा वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो मैं क्या करूँगा, आधा घंटा से भी ज़्यादा, हाफ एन आवर से भी लंबा वीडियो अपलोड किया करूँगा। लेकिन क्या है, अगर यदि लंबा वीडियो बनाता हूँ तो क्या होता है, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए क्या है इसमें लंबा वीडियो नहीं बना रहा हूँ। अगर यदि आप लोग लंबा वीडियो देखना चाहेंगे तो क्या होगा, मैं इसका एक साथ वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो उसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और साथ ही अगर यदि न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों एवं भाई बहनों में भी शेयर कर दे जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते यानी कि डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से 1 लाख की नगद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देख लीजिए, अगर यदि क्या है मुद्रा, क्या बोल रहा है यहाँ पे, अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र व्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसमें कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर यदि हम देखते हैं, एक क्या होता है हम लोग का आरबीआई है, एक बैंक सिस्टम है और एक क्या है यहाँ पे जानता है, ठीक है, यानी कि बैंक में। तो ये बैंक से ये लोग क्या करता है, निकालता है। मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ अमाउंट रखा हुआ है, जैसे टोटल जो अमाउंट है उसमें से कुछ जो होता है बैंक के पास होता है। मान लेते हैं 100 में से अगर यदि हम मान लेते हैं इसके पास, अगर यदि हम मान लेते हैं 30% है, इसके पास 40% है और इसके पास 30% है, तो इस प्रकार 90% हो रहा है। तो अगर यदि क्या हो रहा है, यहाँ से अगर यदि 30% रहता, तो अगर यदि ये यहाँ से मान लेते हैं इसके पास 30% है, यहाँ से फिर ये क्या करेगा और 10% निकाल लेगा, तो यहाँ पे 20% बचेगा और इसके पास तो रहेगा ही। यानी कि इसका जो चेन बना हुआ रहेगा वो क्या होगा, बना हुआ ही रहेगा। तो यहाँ से निकाल लेगा, जो क्या होगा, जनता बैंक से निकाल लेंगे तो क्या होगा, ये पैसा जो रहेगा या धन जो रहेगा वो क्या होगा, ये तीनों के पास ही रहेगा, जनता के पास या इसके पास। तो इसके जो होगा तत्कालिक अर्थव्यवस्था में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 दिया है, मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख की कमी आएगी। बी नंबर, मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख की वृद्धि होगी। मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख से अधिक की वृद्धि होगी। मुद्रा की समग्र पूर्ति अपरिवर्तित रहेगी। तो यही होगा, क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो रहेगा निकालने पर आपस में जो 3 चेन है वही तीनों चेन में ही घूमते रहेगा। अब देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपने बैंक के मांग जमा खाते में से 1 लाख की नगद राशि निकालता है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की समग्र पूर्ति अपरिवर्तित रहेगी। उदाहरण के लिए, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कुल पूर्ति 3 लाख है, जिसमें जनता के पास मुद्रा के रूप में 1 लाख है। बैंकिंग प्रणाली के पास मांग जमा के रूप में मुद्रा की कुल पूर्ति 1 लाख एवं आरबीआई के पास अन्य जमा राशि के रूप में 1 लाख है। तो देख लीजिए, तीनों जगह क्या है, 1-1 लाख। इसमें उदाहरण देखिए, यहाँ पे बता रहे हैं 1-1 लाख लगा हुआ है। यदि जनता बैंकिंग प्रणाली से 50,000 निकाल लेती है तो मुद्रा की समग्र पूर्ति के रूप में जनता के पास 1,50,000 है, बैंकिंग प्रणाली के पास 50,000। तो यहाँ से क्या हो रहा है, 50,000 निकाल ले रहा है तो इसके पास 1 लाख में से 50,000 ही रहेगा, एवं आरबीआई के पास अन्य जमा राशि के रूप में 1 लाख होंगे। इस तरह अर्थव्यवस्था में मुद्रा की समग्र पूर्ति 3 लाख ही होगी। अतः मुद्रा की समग्र पूर्ति अपरिवर्तित, क्योंकि ये तीनों चेन में जो रहेगा टोटल जो रहेगा वो अपरिवर्तित रहेगा। भले किसी के यहाँ बढ़े घटे, लेकिन टोटल जो रहेगा सेम रहेगा, इसलिए क्या होगा, ये अपरिवर्तित होगा। तो ये समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में फर्म के ब्याज व्याप्ति अनुपात यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पद का क्या महत्व है। तो देख लीजिए, इंटरेस्ट फर्म के ब्याज, यानी कि देखते हैं यहाँ पे, या उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है
कि वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है। तो ये जो फॉर्म जो भरा जाएगा यहाँ पे, कोई ऋण देगा तो उसमें क्या है, उसकी जो वर्तमान जोखिम है उसको यहाँ पे समझने में मदद मिलेगा, एकदम मिलेगा। उस फॉर्म से क्या है, वर्तमान में क्या जोखिम होने वाला है वो समझ सकते हैं। मतलब ऋण लेने से क्या जोखिम होगा, या किसी को ऋण दिया जाएगा तो उससे क्या जोखिम होगा, वो ब्याज दे सकेगा या नहीं दे सकेगा, इसके बारे में पता चलता है। या उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है कि आने वाले जोखिम के मूल्यांकन में मदद करता है। आने वाला जोखिम वही बात है, आने वाले जोखिम के बारे में क्या करता है, मूल्यांकन करता है। मतलब वो दे पाएगा या नहीं देगा, उसको ऋण दे दिया जाए तो इस प्रकार ये क्या है। तीसरा नंबर, उधार लेने वाले फर्म का ब्याज व्याप्ति अनुपात जितना अधिक होगा उसकी ऋण समाशोधन क्षमता उतनी खराब होगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, जितना अधिक होगा बोल रहा है उतना उसकी खराब होगा, तो ये नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर यदि उसमें क्या बोल रहा है, उधार लेने वाले फर्म ब्याज व्याप्ति का अनुपात जितना अधिक होगा, तो फर्म लेने वाले, जो ऋण लेने वाला होगा उसका फर्म का ब्याज व्याप्ति अनुपात जितना अधिक होगा, मतलब अच्छा होगा तो उसको क्या होगा, अधिक ऋण मिल सकता है। उसकी व्याप्ति अनुपात जितना अधिक होगा तो वहाँ पे जो फर्म भरा जाएगा उसमें फर्म से क्या होगा, उसका व्याप्ति अनुपात जितना ज़्यादा रहेगा उसकी जो है ऋण चुकाने का जो क्षमता होगा वो भी अधिक होगा। इस प्रकार क्या होगा, उसकी ऋण समाशोधन क्षमता उतनी खराब, उसका जो ऋण समाशोधन क्षमता क्या होगा, अच्छी होगी, क्योंकि उसकी फर्म ब्याज व्याप्ति अधिक है तो क्या होगा, ऋण जल्दी चुका सकता है। यानी कि उसकी ऋण समाशोधन क्षमता क्या होगा, खराब नहीं होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, इसलिए गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2। इसकी व्याख्या देखें तो इसकी व्याख्या क्या है, ब्याज व्याप्ति अनुपात किसी फर्म के वित्तीय स्थिति की जांच करने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक पैरामीटर है। तो ये जो फर्म है वो क्या है, किसी व्यक्ति का जो ऋण लेने के लिए उसकी जांच करने के लिए एक पैरामीटर है। इसकी गणना एक विशिष्ट समय अवधि के लिए की जाती है जो व्यवसाय के आधार पर मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक हो सकता है। यानी कि क्या है, ये क्या व्यवसाय कर रहे हैं उसके आधार पर ये 1 माह के लिए हो सकता है, 3 माह के लिए, या वार्षिक के लिए इसमें ब्याज दिया जा सकता है, ऋण दिया जा सकता है। यह वह अनुपात है जो ऋणों पर ब्याज की उपयुक्तता को दर्शाते हैं, या दीर्घकालिक ऋणों पर देय ब्याज की सुरक्षा का मापक है। यानी कि ज़्यादा समय के लिए ऋण दिया जाएगा तो उससे क्या है, सुरक्षात्मक है, मतलब वो दे पाएगा या नहीं पाएगा उसके लिए, तो ये क्या है, सुरक्षा का एक मापक है जो ब्याज के भुगतान हेतु उपलब्ध लाभ और देय ब्याज की राशि के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है। तो कितना राशि दिया जा रहा है और राशि के बीच जो संबंध है, भुगतान हेतु उपलब्ध लाभ, कितना लाभ होगा उसको, और उस ब्याज की राशि के बीच में संबंध प्रदर्शित करता है, ताकि उसको ज़्यादा ऋण ना दे दिया जाए। ज़्यादा दे देने के बाद क्या होगा, वो ऋण चुका सकेगा या नहीं, तो उस पर ये संबंध, उसके बीच के संबंध को बताता है, प्रदर्शित करता है। इस प्रकार ब्याज व्याप्ति अनुपात से किसी फर्म के वर्तमान जोखिम के साथ साथ आने वाले जोखिम भी समझने में मदद मिलती है। तो देख सकते हैं ये क्या है, वर्तमान के साथ साथ आने वाले जोखिम भी समझने में मदद मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, इसे निम्नवत परिकलित किया जाता है। ब्याज व्याप्ति अनुपात क्या है, ब्याज वह कर देने वाले निवल ब्याज, यानी कि ब्याज जो देगा, ठीक है, कितना ब्याज भरेगा वो, बटा दीर्घकालिक ऋणों का ब्याज, दीर्घकालिक ऋण कितना समय के लिए ले रहा है वो, अर्थात उधार लेने फर्म का ब्याज व्याप्ति अनुपात जितना अधिक होगा उसकी ऋण समाशोधन क्षमता उतनी ही अच्छी होगी। देख लीजिए यहाँ पे 3 नंबर किस लिए गलत हुआ, क्योंकि जो उधार लेने फर्म का ब्याज व्याप्ति अनुपात जितना अधिक होगा उसकी जो ऋण समाशोधन की क्षमता उतनी अच्छी होगी। लेकिन 3 में क्या था, कथन 3 में ये उतना ही खराब होगा बोला था, तो इसलिए वो गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। और ऑप्शन नंबर ए में क्या है हम लोग का, ऑप्शन नंबर ए में 1 और 2, इसलिए 1 और 2 इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में विचार करना, वाणिज्यिक पत्र अल्पकालीन प्रतिभूति रहित वचन पत्र है, तो ये सही है, ठीक है। वाणिज्यिक पत्र क्या होता है, अल्पकालीन प्रतिभूति रहित वचन पत्र, अल्पकालीन होता है मतलब अल्पकाल के लिए होता है, वाणिज्य पत्र जो होता है अल्पकाल के लिए होता है, तो सही है। जमा प्रमाण पत्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी निगम को निर्गत किया जाने वाला दीर्घकालिक प्रपत्र है, नहीं ये भी दीर्घकालिक नहीं है, ये भी क्या होता है,
अल्पकालीन होता है और ये क्या होता है, जमा किया जाने वाले। तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। शीघ्र अवधि द्रव्य, शीघ्र अवधि द्रव्य यानी कि कॉल मनी अंतर बैंक लेन देन के लिए प्रयुक्त एक अल्पावधि का वित्त है। ये सही है। क्या है ये जो है अंतर बैंक यानी बैंक बैंक में आपस में लेन देन के लिए है ये कॉल मनी। जैसे आज लिया जाए तो काल उसको दे दिया जाए, या अल्प अवधि के लिए होता है तुरंत, मतलब आज लिए तो काल दे देंगे। ये बैंक में आपस में लेन देन की होता है, तो ये सही है। शून्य कूपन बॉन्ड अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा निगमों को निर्गत किए जाने वाले ब्याज सहित अल्पकालीन बॉन्ड है। ये क्या है, अल्पकालीन बॉन्ड है, तो ये भी गलत है। ये क्या है, अल्पकालीन। शून्य कूपन बॉन्ड अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा निगमों को निर्गत किए जाने वाले ब्याज सहित अल्पकालीन नहीं, ये ब्याज सहित। तो ये क्या हो गया, इस प्रकार इसका जो 1 और 3 इसका सही हो गया, यानी कि सी नंबर। इसकी व्याख्या की बात करें हम तो आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। विभिन्न वित्तीय प्रपत्रों में वाणिज्यिक पत्र वचन पत्र के रूप में जारी प्रतिभूति रहित अल्प अवधि की प्रपत्र है। जमा प्रमाण पत्र एक विशिष्ट प्रकार के मुद्रा बाजार प्रपत्र है, जिसे बैंक अपने जमा की गई मुद्रा के संबंध में जमाकर्ता को जारी करता है। तो देख लीजिए ये क्या है, जमाकर्ता को, जो जमा करते हैं उनको क्या होता है, ये एक विशेष पत्र है जो जमाकर्ता को जारी करता है, यानी जो डिपॉजिट करता है उसको दिया जाता है। जमा प्रमाण पत्र अथवा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के लिए कम से कम 1 लाख का निवेश आवश्यक है। तो इसके लिए कितना निवेश करना, कम से कम 1 लाख का निवेश करना, जमा करना जरूरी है। इसके पश्चात इसके गुणक में या जारी किया जा सकता है, या भी अल्पावधि का प्राप्त है। तो ये क्या है, अल्पावधि का है, उसमें क्या है, दीर्घावधि लिखा था, तो ये गलत है। कॉल मनी, तो देख लीजिए तीसरा नंबर क्या था, कॉल मनी ऐसे ऋण को कहते हैं जो अगले दिन की वापसी की शर्त पर प्रदान किया जाता है तथा इसका उपयोग बैंक के आपसी लेन देन। तो इसलिए क्या हो गया, 3 नंबर सही हो गया। जीरो कूपन बॉन्ड एक ऋण प्रतिभूति है जो ब्याज अदा नहीं करता है, लेकिन यह बड़ी छूटों पर व्यापारित होती है। तो ये क्या होता है, बड़ी छूट पर व्यापारित होता है, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। जीरो कूपन का ऋण प्रतिभूति है जो ब्याज अदा नहीं करता, क्या करता, ब्याज अदा नहीं करता, लेकिन यह बड़ी छूटों पर व्यापारित होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो गया। इस प्रकार जो 1 और 3 इसका सही हो गया था, यानी कि सी नंबर हम देख लिए। अगर यदि इसकी PDF आपको क्या होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो में आएगा, उसी का डिस्क्रिप्शन में इसका मतलब लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकिएगा। अभी अपलोड नहीं किया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो आने के बाद एक साथ इसकी अपलोड हो जाएगा। तो ये देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि RBI प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा। प्रसारवादी मतलब अपनी नीति को वो क्या करेगा, अपनी नीति को प्रसार करेगा, मतलब लोगों तक पहुंचाएगा। अगर लोगों तक उसको पहुंचाना है अपना नीति, तो उसको क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वैधानिक तरलता अनुपात को घटाकर उसे अनुकूलित करना चाहिए। वैधानिक तरलता अनुपात को घटाकर, तो इसको क्या है, वैधानिक तरलता, इसको नहीं घटाना चाहिए। वैधानिक तरलता अनुपात को नहीं घटाना चाहिए, इसलिए ये नहीं होगा। सीमांत अस्थायी सुविधा दर को बढ़ाना, सीमांत अस्थायी यानी कि जो दर है, सीमांत अस्थायी सुविधा दर, जो सुविधा दर है, अस्थायी सुविधा दर, उसको बढ़ाना चाहिए, एकदम सही। ये क्या है, जो सुविधा दर है उसको बढ़ाया जाएगा, तब जाके उसका नीति का क्या होगा, प्रसारण होगा, मतलब अधिक फैलेगा। बैंक दर को घटाना तथा रेपो दर को भी घटाना, नहीं, ये नहीं, बैंक दर और रेपो दर को घटाना जरूरी नहीं है। अगर रेपो दर घटा दिया जाएगा तो लोग अपना जो सेविंग करेंगे उसका भी रेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इसलिए रेपो दर को घटाना सही नहीं होगा। चलिए इसकी व्याख्या देते, इस प्रकार इसका जो क्या सही हो जाएगा, ये 2 नंबर, ठीक है। सीमांत अस्थायी सुविधा दर को बढ़ाना, केवल और केवल 2। आगे देखते हैं हम इसकी ऑप्शन देखते हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देख लेते हैं, यहाँ पे केवल 2 बी नंबर है, तो इसका जो हो जाएगा बी नंबर इसका सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। अर्थव्यवस्था में समग्र मांग एवं आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए ब्याज दरों में कटौती कर मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाना
प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करना कहलाता है। तो देख लीजिए किस प्रकार मांग एवं आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए ब्याज दरों में कटौती कर मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाना। ब्याज दर में कटौती करके ब्याज दर में कम करके मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाना ही प्रसारवादी मौद्रिक नीति कहलाता है। वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, बैंक दर एवं रेपो दर, रिवर्स रेपो दर एवं सीमांत अस्थायी सुविधा दर आदि को घटाकर अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि। तो ये सबको घटा के क्या होता है, अर्थव्यवस्था में वृद्धि परिणामतः समग्र मांग में वृद्धि की जा सकती है। तो उसको घटा के क्या हो सकता है, जो समग्र मांग है उसमें वृद्धि किया जा सकता है। वहीं इसके विपरीत नीति संकुचन मौद्रिक नीति कहलाती है। तो इसके उल्टा अगर यदि होगा तो क्या होगा, संकुचन नीति। अगर ये रेपो दर, ये सब सीमांत अस्थायी सुविधा दर को घटाकर तो ये सबको सब बढ़ा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा, यानी कि संकुचित मौद्रिक नीति कहलाएगा, जिसके उपयुक्त अनुपातों एवं दरों में वृद्धि की जा सकती है। तो इसमें जो है विकल्प बी सही होगा, जो हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि क्षेत्र को अल्पकालीन साख परिधान करने के संदर्भ में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण देता है। नहीं, ये गलत है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक जो है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा कृषि या अल्पकालीन साख परिधान, यानी कि कृषि क्षेत्र में या फिर अल्पकालीन साख परिधान करने में क्या होता है, अनुसूचित वाणिज्य बैंक सबसे ज़्यादा देता है। इस प्रकार ये क्या हो रहा है, गलत हो गया। इसमें देख लीजिए जो हम लोग का होता है साख, यानी कि वो क्या होता है, सहकारी बैंक या सहकारी समिति एक राज्य के लेवल में होता है, एक जिला के लेवल में, और एक क्या होता है ग्रामीण स्तर पर होता है। तो इनमें से क्या होता है, अनुसूचित वाणिज्य बैंक जो जिला लेवल में होता है, ये क्या होता है, अधिक मात्रा में क्या होता है, ऋण देता है कृषि क्षेत्र को। दूसरा नंबर देखते हैं, तो ये गलत हो गया, ठीक है। DCCB का एक सबसे प्रमुख कार्य प्राथमिक कृषि साख समितियों की निधि उपलब्ध कराना। तो ये सही है। DCCB क्या है, एक क्या है, जिला से न्यूनतम नीचे वाला लेवल का है, और इसका जो प्रमुख कार्य क्या है, प्राथमिक कृषि साख समितियों से निधि उपलब्ध कराना है। तो इस प्रकार इसका 2 नंबर सही हो गया। तो कथन 2 सही हो गया, जो बी नंबर होगा केवल 2। इसकी व्याख्या यहाँ पे हम देख सकते हैं। सामान्यतः अल्प अवधि सहकारी संस्थाओं की संरचना 3 स्तर की होती है। शीर्ष स्तर पर राज्य, यानी कि सबसे ऊपर राज्य सहकारी बैंक, मध्यवर्ती स्तर पर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक तथा जमीनी स्तर पर प्राथमिक कृषि साख, यानी कि ग्रामीण स्तर पर समितियां जिला केंद्रीय सहकारी बैंक जनता से जमा राशि जुटाता है। तो देख लीजिए ये जो है क्या है, जो समितियां जिला केंद्रीय सहकारी बैंक जो होता है वो क्या होता है, जमा राशि जुटाता है, जनता से क्या करता है, जमा राशि जुटाता है। इसलिए जनता एवं प्राथमिक कृषि साख समितियों को ऋण प्रदान करता है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के ऋण में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की भागीदारी लगभग 78 to 80% है। तो देख सकते हैं इसका क्या होता है, वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित वाणिज्य बैंक का 78 से 80% है। वहीं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भागीदारी 5% है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कितना है, 5% है। और राज्य सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक एवं प्राथमिक कृषि साख समितियों की सम्मिलित रूप से भागीदारी 15 से 16%, यानी कि ये सबका मिलके सम्मिलित रूप से 15 से 16% है। इसलिए क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। बी ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल 2, यानी कि 2 ये वाला हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला 6 नंबर। भारत में किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर निधि की हानि की भरपाई एवं अन्य लाभों के अतिरिक्त सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन से लाभ दिए जा सकते हैं। तो साइबर बीमा कराएगा कोई व्यक्ति तो उसको क्या है, कौन कौन सा लाभ दिया जाएगा, उसकी जो भरपाई होगा, हानि की भरपाई के अलावा क्या क्या लाभ दिया जाएगा। यदि कोई मालवेयर कंप्यूटर तक उसकी पहुँच बाधित कर देता है तो कंप्यूटर प्रणाली को पुनः प्रचलित करने में लगने वाला खर्च। तो अगर यदि उसका कंप्यूटर बाधित कर दिया जाता है तो उसका जो कंप्यूटर है उसको क्या करेगा, पुनः चालित, यानी कि रिपेयरिंग में जो खर्चा लगेगा वो देने के लिए। तो ये सही है। नेक्स्ट हम देखें 2 नंबर। यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि किसी
शरारती तत्व द्वारा जानबूझकर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया गया है तो नए कंप्यूटर की लागत। क्या बोल रहा है, नया कंप्यूटर दिया जाएगा। ये जरूरी, नया कंप्यूटर नहीं दिया जाएगा। और ये शरारती तत्व के द्वारा जानबूझकर कंप्यूटर खराब किया गया है तो यहाँ पे रिपेयरिंग का खर्चा दिया जा सकता है, लेकिन नए कंप्यूटर की नहीं। इसलिए 2 नंबर गलत हो गया। यदि साइबर बलात्कार होता है तो इस हानि को न्यूनतम करने के लिए विशेषज्ञ परामर्शदाता की सेवाएं लेने पर लगने वाली लागत। तो अगर इसमें क्या होगा, जो बलत ग्रहण होगा यानी कि जो खर्च होगा, जो विशेषज्ञ उसमें परामर्श देंगे, उसमें जो खर्च होगा उसको, उस लागत को दिया जाएगा। तो ये भी सही है। यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो न्यायालय में बचाव करने में लगने वाला लागत। तो अगर यदि कोई तीसरा पक्ष क्या होता है, न्यायालय में मुकदमा करता है तो उसके बचाव में जो खर्च होगा उस खर्च को भी दिया जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, 2 नंबर छोड़ के बाकी तीनों है, 1 3 4, 1 3 4। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी। इसकी व्याख्या ये रहा, आप इसको पढ़ लीजिएगा व्याख्या, ठीक है। मैं कुछ बता दिया और आप लोग इसको PDF से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे गैर वित्तीय ऋण से सम्मिलित है। गैर वित्तीय ऋण से कौन सम्मिलित है, परिवार का बकाया गृह ऋण। तो देख लीजिए ये क्या है, गैर वित्तीय ऋण है। ये वित्तीय ऋण नहीं है। परिवार से जो गृह ऋण होगा परिवार से तो ये क्या है, गैर वित्तीय है। क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि, ये भी गैर वित्तीय ऋण है। राजकोष बिल, ये भी, यानी कि सब के सब क्या है, गैर वित्तीय है। इस प्रकार इसका जो आंसर होगा 1 2 3। तो यहाँ पे थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं इसकी। गैर वित्तीय ऋण में सरकारी संस्थाओं, घरों और व्यवसायों द्वारा जारी किए गए ऐसे क्रेडिट उपकरण शामिल होते हैं जो वित्तीय क्षेत्र में शामिल नहीं होते। इस अंतर्गत औद्योगिक, वाणिज्य, देख लीजिए औद्योगिक हो गया, वाणिज्य ऋण, ट्रेजरी बिल और क्रेडिट कार्ड, ये सब क्या है, वित्तीय नहीं होता है, गैर वित्तीय होता है। तो इस प्रकार इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन से कार्य या नीतियाँ भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्त प्रदान कर सकती। देख लीजिए भविष्य में क्या होता है, दूसरा वैश्विक संकट, यानी कि विश्व में दूसरा संकट आता है तो कौन सी कार्य करना चाहिए उसको बताना है। तो यहाँ पे देखते हैं, अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर न रहना। अल्पकाल के लिए विदेशी ऋण पर निर्भर नहीं। हाँ ये सही है, क्या है, अल्पकाल के लिए नहीं, क्योंकि संकट पड़ गया तो मांग करेगा तो नहीं दिया जा सकता। इसलिए क्या है, अल्पकालीन विदेशी ऋण पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। कुछ और विदेशी बैंकों को प्रारंभ करना, नहीं, कुछ विदेशी बैंकों को प्रारंभ करना ये जरूरत नहीं है। पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीय को बनाए रखना, नहीं, परिवर्तन को बनाए रखना नहीं है। तो इस प्रकार इसका जो दोनों गलत हो गया, एक सही हो गया। तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसकी भी व्याख्या आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे इसकी पूरा दिया हुआ है डिटेल में, आप इनकी पढ़ लीजिएगा व्याख्या। आगे बढ़ते हैं हम, ये रहा उसकी व्याख्या यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्ण ट्रांस या रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है, यानी कि स्वर्ण ट्रांस या रिजर्व ट्रांस क्या बोलते, इसका मीनिंग क्या है, निर्दिष्ट क्या करता है, ये क्या है उसके बारे में बताना है। विश्व बैंक की ऋण व्यवस्था, विश्व बैंक की ऋण व्यवस्था है, केंद्रीय बैंक की किसी एक क्रिया को, नहीं, WTO द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को, ये भी नहीं, IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली। तो यही है, ठीक है, ये क्या है, IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो गया। इसकी व्याख्या हम यहाँ पे देखते हैं, स्वर्ण ट्रांस मुद्रा के आवश्यक कोटा का एक हिस्सा है या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के प्रत्येक सदस्य देश के पास होना चाहिए, जिसे IMF द्वारा प्रदान किया जाता है। बिना सेवा शुल्क दिए अपने उद्देश्य के लिए IMF के सदस्य देश इसका उपयोग कर सकते हैं, अतः डी सही है। तो इसका क्या हो गया, डी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले दशक में भारत श्रीलंका व्यापार के मूल्यों में सतत वृद्धि हुई। नहीं, इसमें क्या हुआ, बहुत हद तक वृद्धि हुई, ठोस वृद्धि हुई।
लेकिन सतत वृद्धि, सबसे अधिक नहीं हुआ, वृद्धि अच्छा खासा हुआ लेकिन सतत वृद्धि नहीं हुआ, इसलिए 1 नंबर गलत हो गया। भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाली, ये देख लीजिए करंट से था, उस टाइम के करंट से था। भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में कपड़े से बनी चीज़ों का व्यापार प्रमुख रहा, ये सही है। भारत और बांग्लादेश के बीच कपड़ा और उससे बने चीज़ों का व्यापार अधिक रहा। पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार है नेपाल। नेपाल नहीं, ये क्या रहा, बांग्लादेश रहा, इसलिए 3 भी गलत, यानी कि इसका केवल और केवल 2 सही, इसका 2 सही हो गया। व्याख्या हम यहाँ से देख सकते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच एक ठोस व्यापार और निवेश संबंध है तथा पिछले दशक के दौरान द्विपक्षीय व्यापार में तीव्र वृद्धि हुई है, लेकिन सतत वृद्धि नहीं हुई, अतः कथन 1 सही नहीं है। भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में कपड़े और कपड़े से बनी चीज़ों का व्यापार प्रमुख है, इसे निम्नलिखित से समझा जा सकता है। तो यहाँ पे इसके ग्राफ दिया हुआ, ये आप देख सकते हैं, ये 2002 2003 ऐसे होते हुए 2017 तक देख लीजिए। इस प्रकार ये ग्राफ ये बढ़ते गया, कपड़ा का और कपड़ा से रिलेटेड वस्तु का इस प्रकार बढ़ के इस प्रकार आ गया। तो ये क्या है, ग्राफ है। कथन 3 गलत है। पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार है बांग्लादेश। तो ये क्या है, बांग्लादेश। 2016-17 के रिपोर्ट के अनुसार आंकड़े रहा था, विकल्प बी सही है। तो ये हम देख लें, ठीक है। केवल और केवल 2, एक ही सही था, जो बांग्लादेश के साथ कपड़ा और कपड़े से बनी वस्तुओं पर अधिक व्यापार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है? या मूलतः किसी सूचीबद्ध कंपनी में पूंजीगत साधनों द्वारा किया जाने वाला निवेश है। देख लीजिए, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से या मूलतः किसी सूचीबद्ध कंपनी में पूंजीगत साधनों द्वारा किया जाने वाला निवेश है। मूलतः किसी सूचीबद्ध कंपनी, तो ये नहीं, सूचीबद्ध कंपनी नहीं होगा। अब देखते हैं यहाँ पे, यह मुख्यतः ऋण सृजित ना करने वाले पूंजी प्रवाह है, या मुख्यतः ऋण सृजित ना करने वाले, यही होगा। क्या है, ऋण सृजित नहीं करने वाला। यह ऐसा निवेश है जिसे ऋण समाशोधन अपेक्षित होता है, या विदेशी संस्थागत निवेशों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में किया जाने वाला निवेश नहीं। तो ये क्या होगा, या मुख्य ऋण सृजित ना करने वाले पूंजी प्रवाह होगा। इसकी व्याख्या देख सकते हैं। कोई भी कंपनी घरेलू शर्त के अलावा शेष विश्व से संसाधन ऋण के रूप में या निवेश के रूप में जुटाती है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI भारत के बाहर के व्यक्तियों द्वारा गैर सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों की पूंजीगत लिखतों के माध्यम से किया गया निवेश अथवा सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों की पूर्णतः डाइल्यूटेड आधार पर जारी प्रदत्त इक्विटी के 10% तक अथवा उससे अधिक निवेश है। इस प्रकार विकल्प भी सही है। तो इसकी विकल्प भी सही है। चलिए, इसमें इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 के साथ मिलते हैं। अगर यदि आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दें अपने दोस्तों एवं भाई बहनों में। तो इसमें